हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रदीप ध्यानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आज हम अपना एक्सक्लूसिवली सीएमए फाउंडेशन की लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हमारा पहला लेक्चर है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी सीएमए के अलावा सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, बीकॉम फर्स्ट ईयर के भी जो स्टूडेंट है वो प्रेफर कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। रीजन इज दैट कि जो लॉ है मेरे दोस्तों वो तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा ना। लॉ तो यार कानून में जो लिखा हुआ है, बट हम ये बोल देते हैं कि एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए या वो। लेकिन आप वीडियोस को देख सकते हैं, तो सीएमए स्टूडेंट के लिए तो प्रेफर है ये। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम सीएमए प्रदीप ध्यानी है। ओके दोस्तों, लॉ के अलावा भी मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की सीएमए की वीडियोस डाल चुका हूं, और भी वीडियोस विजिट कर सकते हैं आप। टैक्स की वीडियोस आपके हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी की वीडियोस डली हुई हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। गाइस 1872 अगर आप देखेंगे, 1872 यानी हमारी आजादी से भी पहले 1947 में हम आजाद हुए थे दोस्तों, और ये 1872 का है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो इंग्लिश लॉ था ना मेरे दोस्तों, इंग्लिश लॉ को ही हमने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, एज अ कॉमन इंग्लिश कॉमन लॉ के तहत। अपने हम इनपुट डालते गए, जो जो हमें लगता गया, जो जो हमारे जो कानूनों में लूप होल्स नजर आए, उन लूप होल्स को हम दूर करते गए और उसमें अपडेट करते गए। बट हमने एज इट इज अपनी आजादी से पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 1872 का मतलब ये है कि हमारी आजादी से पहले के लिए तो हमने पुरानी लॉ को ही अडॉप्ट कर लिया। और जो भी चेंजेस हमें लगे कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होने चाहिए, तो वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, हम उसको अमेंडमेंट करते रहे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। गाइस दोस्तों, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ना, अगर आप देखें, आप देख लीजिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कई बार क्या होता था कि दो व्यक्ति आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। दो व्यक्ति आपस में क्या कर लेते थे मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। जब दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते थे, तो उन उस कॉन्ट्रैक्ट पर ना किसी का ना कंट्रोल नहीं होता था। कोई उसके पैसे वापस, मान ले ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए को पेमेंट करनी थी सामान खरीदने के बदले में। अगर कोई रिटर्न में कोई पेपर नहीं होता था, उनके बीच एग्रीमेंट नहीं होता था, तो उस वजह से दोस्तों दिक्कत होती थी। कानून ने फिर ये किया कि आप ना लीगली चीजों को बनाइए, आप लीगली चीजों को बनाइए, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। ओके दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये तो हट गया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 1872। एक एक नंबर में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मेरे दोस्तों होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, इसको पास करती है दोस्तों। सेक्शन, ये थोड़े से हमारे इसके अलावा भी एक और चैप्टर है, 76 से 123 जो है वो डील करता है सेल ऑफ गुड्स से, और 239 से 266 जो है वो करता है पार्टनरशिप एक्ट से। ये अभी रेलिवेंट नहीं है, बस आप जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। जब दूसरा चैप्टर हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तीसरा हमारा पार्टनरशिप एक्ट है मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। आइए दोस्तों मेरे कुछ डेफिनेशंस को हम निपटाते हैं, धीरे धीरे करके निपटाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दोस्तों मैंने एक छोटी सी चीज ना समझाना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए ए के पास ना कार है, वो बेचना चाहता है मान लीजिए 2 लाख की बी को। ठीक है मेरे दोस्तों, ए के पास एक कार है 2 लाख रुपए की, वो बी को बेचना चाह रहा है। बी उस कार को खरीदना चाहता है, तो ये जो ए हुआ ना मेरे केस में, ये होगा मेरा ऑफरर। जो ऑफर देगा वो कहलाएगा ऑफरर, और जो उसको खरीदेगा वो कहलाएगा मेरा ऑफरी। ऑफरी कहलाएगा वो मेरा, है ना, वो मेरा ऑफरी कहलाया जाएगा दोस्तों। ए ने सामान बेचा बी को, ए कहलाया जाएगा ऑफरर, और जो सामान को खरीद रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो मेरा कहलाएगा ऑफरी। ओके, ऑफरर का एक दूसरा नाम है जिसको हम एक और नाम से कहते हैं प्रोमिसर। ओके मेरे दोस्तों, और ऑफरी को हम कहते हैं, यानी बी को हम क्या बोलेंगे यहां पर, एक और नाम से बोल सकते हैं प्रोमिसी। ए
जब बी को ऑफर दे रहा है कि बी मैं अपनी गाड़ी 2 लाख में बेचना चाह रहा हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो, तो ए जो है वो बी को मेरे दोस्तों ऑफर दे रहा है। और अगर बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ए ने बी को जब दिया तो उसको ऑफर बोला हमने। ए ने जब बी को गाड़ी बोलने के लिए को गाड़ी बेचने के लिए बोला, तो वो मेरा कहलाएगा ऑफर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बी यदि गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहलाया जाएगा ऑफर। क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। ए ने कहा बी से, बी मैं अपनी गाड़ी 2 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदते हो। ए ने ऑफर दिया, बी ने कहा ओह वाई वाई बहुत ही बढ़िया, 2 लाख में तो बहुत ही अच्छा सौदा है, तो बी ने कहा मैं गाड़ी को खरीदता हूं। तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब कितने में खरीद रहा है, 2 लाख, तो 2 लाख क्या हो गया, ये जो मतलब एक सामान को खरीदने के बदले में जब दूसरा सामान मतलब जो हम आपस में लेन देन करते हैं पैसों के टर्म में, तब वो कंसिडरेशन कहलाता है। यदि ऑफर जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेप्टेंस, यानी ए ने सामान बेचा बी को, बी खरीदने के लिए तैयार है, 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अगर उसमें कंसिडरेशन हुआ, यानी पैसा इन्वॉल्व हुआ, एक सामान के बदले में दूसरे सामान दे रहे, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हुआ, तो इसको मेरे दोस्तों एग्रीमेंट कहते हैं। ए ने जब सामान बेचा तो ऑफर कहेंगे बी को, बी ने जब एक्सेप्ट किया तो उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। यदि बी बदले में 2 लाख रुपए दे रहा है ए को, तो वो कंसिडरेशन कहलाया जाएगा। किसी भी एक्सेप्टेंस में, यानी ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है तो वो मेरा एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। ओके। और यदि अगर वो एग्रीमेंट, यदि अब हमारे बीच एग्रीमेंट बन गया, दोनों आपस में एग्रीमेंट बन चुका है दोनों के बीच में, यदि वो कानून उसको मान्यता देता है, यानी तो वो वैलिड है, गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, कानून जो है ना वो कहता है कि कोई समाज के खिलाफ ना हो कोई चीजें। अगर समाज के खिलाफ हो तो कानून उसको क्या है, परमिशन नहीं देता। अगर कानून अगर को अलाउ करता है, तो अगर मान लीजिए किसी भी एग्रीमेंट में कानून अलाउ करता है, जिसको हम लॉ की भाषा में बोलते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, किसी भी एग्रीमेंट में अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कानून उसको परमिशन देता है मेरे दोस्तों, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। एक बार और समझते हैं दोस्तों। ए ने बी से कहा, ए मैं अपनी अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या आप खरीदना चाहते हो। बी ने कहा हाँ मैं आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं दोस्तों। तो ए ने कहा बी मैं अपनी गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो। बी ने कहा हाँ, तो जब ए ने ऑफर दिया तो उसको ऑफर बोलते हैं। ठीक है। बी ने कहा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, तो बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस हो गई। अगर उस एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन, यानी कुछ मूल्य छुपा हुआ है, कुछ पैसा छुपा हुआ है, लेन देन कर, कुछ सामान खरीदने के बदले में हम पैसा भी तो देते हैं, तो जो पैसा छिपा होता है उसको लॉ की भाषा में कंसिडरेशन कहते हैं। यदि किसी एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन भी छिपा हुआ है, यदि किसी एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन भी छिपा हुआ है, तो वो मेरा कंसिडरेशन कहलाता है, और वो मेरा एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन मेरा एग्रीमेंट कहलाता है। यदि एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट हम दोनों आपस में जो ट्रांजेक्शन करने का आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं, यदि कानून उसको परमिशन देता है, यानी लोगों के खिलाफ ना हो, अगर आप ड्रग्स बेच रहे हो या किसी को मारने की धमकी दे रहे हो, तो ये लॉ उसको परमिशन नहीं देता। तो ये तो गाड़ी बेचने का सौदा है, सिंपल सा। अगर लॉ उसको परमिशन देता है, यानी उस एग्रीमेंट को अगर लॉ परमिशन देता है, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके, तो ये सिंपल सा है। ए यहां पर कहलाया जाएगा ऑफरर, जिसको हम प्रोमिसर भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, नाम है उसका एक अलग। और मैं जो बी हो गया जिसने एक्सेप्ट किया, उसको हम ऑफरी या प्रोमिसी भी बोलते हैं। तो ये चीजें अब इनको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल वाला, मैंने कहा जब कोई एग्रीमेंट लॉ को परमिशन दे देता है, लॉ की कोई बंदिश नहीं है उस पर, तो दोस्तों वो एग्रीमेंट
कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है, मैंने कहा एवरी प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस को हम प्रॉमिस भी कहते हैं कि हाँ प्रॉमिस कर लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। यानी एवरी प्रॉमिस इंक्लूड कंसिडरेशन, अगर किसी भी प्रॉमिस में, किसी भी एक्सेप्टेंस में अगर कंसिडरेशन इंक्लूड है तो वो मेरा क्या लाया जाएगा, एग्रीमेंट कहलाया जाएगा दोस्तों। इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी लेन देन को इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ यानी कानून मान्यता देता है, कानून मान्यता देता है, परमिशन देता है, तो वो दोस्तों इनफोर्सेबल बाय लॉ कहलाया जाएगा। एन एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज, यानी कानून को लीगली ऑब्लाइज कर देगा कि अगर बी ने एग्रीमेंट कर लिया और वो कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल है तो बाद में बी पैसा देने से मुकर नहीं सकता और ना ही ए गाड़ी देने से मुकर सकता है कि मैं अपनी गाड़ी नहीं बेचना चाह रहा। जब आप लोगों के बीच एग्रीमेंट बन गया और विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी कानून उसको मान्यता देता है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपस में पीछे हट नहीं सकते। एन एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है। प्रॉमिस, मैंने कहा था कि कोई भी ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो कहलाया जाता है प्रॉमिस, जिसको हम एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कोई भी प्रपोजल यानी कोई भी ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है, उसको प्रॉमिस बोलते हैं, ये नाम है उनके। कंसिडरेशन मेरे दोस्तों, आप कोई सामान खरीद रहे हो तो सामान को खरीदने के बदले में जो आप पेमेंट करोगे वो कहलाया जाएगा कंसिडरेशन। प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर, टेक्निकल वर्ड मीनिंग क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न, ये कंसिडरेशन का टेक्निकल एक नाम में आ सकता है। क्विड प्रो का मतलब क्या है, क्विड प्रो का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ सामान के बदले में जो आप भुगतान कर रहे हो वो कहलाता है हमारा कंसिडरेशन। ओके, इन सब चीजों को धीरे धीरे करके आगे भी हम पढ़ते जाएंगे, अभी तो ये लैंग्वेजेस जो आ रही है वो मैं आपको करा रहा हूं। प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर, टेक्निकल वर्ड मीनिंग क्विड प्रो क्यो, कंसिडरेशन की टेक्निकल वर्ड मीनिंग क्या है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले में कुछ मिलना। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉमिस का मतलब एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस का मतलब एक्सेप्टेंस। प्रपोजल यानी ऑफर दिया आपने, उसको एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस यानी एक्सेप्टेंस बन गया। एग्रीमेंट का मतलब कोई भी प्रॉमिस या कोई भी एक्सेप्टेंस अगर उसमें कंसिडरेशन इंक्लूड है तो वो एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट का बनेगा कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी लॉस को इन्फोर्स करता है, तो वो मेरा क्या कहलाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों, सबसे पहले आपने ऑफर दिया, वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस बन गया। फिर अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन पैसा भी इन्वॉल्व है तो एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। अगर एग्रीमेंट को लॉ मान्यता देता है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट चाहिए होते हैं। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। वो कब होंगे, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। एग्रीमेंट को अगर कानून मान्यता देता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आगे पढ़ेंगे बहुत डीप में। फ्री कंसेंट का मतलब कि किसी पर कोई दबाव ना हो। जो भी ए और बी, ए मान लो अपनी गाड़ी, ए अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा था, ए अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा था और 20 गाड़ी को खरीदना चाह रहा था, तो किसी दबाव में नहीं, अपने फ्री माइंड में, अपनी इच्छा से, उसको कहते हैं फ्री कंसेंट। जब कोई भी ऑफर दिया जाता है या कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, यदि वो अपनी इच्छा से हो, फ्री हो, किसी का कोई दबाव ना हो, तब कहते हैं फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब सहमति, इच्छा, यानी वो इच्छा या सहमति अगर फ्री हो तो उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट का मतलब कोई भी पार्टी योग्य होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। कौन सी पार्टी योग्य होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो ये पॉइंट्स हैं। बिल्कुल अच्छा डीप डिस्कशन है इसके बारे में दोस्तों। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है ना, मान लीजिए जो प्राइस पेमेंट हो रही है वो ना लीगल होना चाहिए। ऐसे नहीं, आप गाड़ी के बदले में आप ड्रग्स दे रहे हो या गाड़ी के बदले में आप हथियार दे रहे हो। लॉफुल होना चाहिए, इसको कानून मान्यता देता हो। और लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, जो काम करने का तरीका, काम करना है, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं आप ड्रग्स बेच रहे हो या फिर कोई गलत काम कर रहे हो, या नारकोटिक्स हो गया, आप किसी को हथियार सप्लाई कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। समाज जिसको एक्सेप्ट कर सके, भारत का कानून, भारत का संविधान जिसको एक्सेप्ट कर सके। आइए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं हम।
आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब हम आगे समझेंगे, बट वॉइड कहने का मतलब यहां पर है कि कानून उसको मान्यता देता हो, कानून उसको ये ना बोलता हो कि बेकार है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको हटाओ, कानून उसको मान्यता देता हो। आइए हम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कब होगा मेरे दोस्तों? जब किसी भी एक्सेप्टेंस में, प्रॉमिस में, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस एक ही नाम है, जब किसी एक्सेप्टेंस में अगर कंसिडरेशन भी इंक्लूड होता है तो वो मेरा कहलाया जाता है एग्रीमेंट। In order to constitute a valid contract, in order to constitute a valid contract, there must be an agreement between the parties। agreement होना चाहिए parties के बीच में। to form an agreement there should be a proper offer by one and proper acceptance by the other। यानी एक ऑफर प्रॉपर होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आगे समझेंगे इसको, अभी हम फिलहाल इसको रहने देते हैं। फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब दोस्तों सहमति, इच्छा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी पार्टी इंवॉल्व होती है उनकी सहमति, उनकी इच्छा फ्री होनी चाहिए। कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई उनको डरा धमका कर गाड़ी बिकवा रहा है या डरा धमका कर बोल रहा है कि नहीं मेरी गाड़ी खरीदो या मेरा मकान खरीदो, कोई कॉन्ट्रैक्ट में डरा धमका कर उनको इन्वॉल्व कर रहा है। डीप चैप्टर है इसके बारे में, बट फिलहाल यही है कि फ्री कंसेंट का मतलब फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर ए गाड़ी बेच रहा है तो उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बी अगर गाड़ी खरीद रहा है तो अपनी इच्छा से खरीद रहा है, उसको गाड़ी पसंद है, गाड़ी सस्ती पड़ रही है इसलिए वो खरीद रहा है। गाड़ी इसलिए बेच रहा है ए कि उसको पैसों की जरूरत है, उसको उस गाड़ी को बेचकर कोई नई गाड़ी खरीदनी है, उसे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। तो ए की इच्छा फ्री होनी चाहिए, ए पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से बी के ऊपर भी दोस्तों दबाव नहीं होना चाहिए। ओके, कंसेंट मींस एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, ए और बी जो है आपस में सहमत होने चाहिए, उनके बीच सहमति बनी होनी चाहिए। देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम। फ्री कंसेंट के लिए एक नंबर में आ सकता है कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है फ्री कंसेंट। A consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। अभी हम डीप पढ़ेंगे। अगर फ्री कंसेंट हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तब बोलते हैं जब वो पांच चीजें उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पांच चीजें नहीं है तो वो समझ लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 पॉइंट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कोइर्जन पढ़ेंगे, अंडर इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे क्या होता है, फ्रॉड पढ़ेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और मिस्टेक पढ़ेंगे। तो ये अभी आगे आएंगे। एग्जाम्पल कह रहा है कि ए थ्रेटन टू शूट बी, ए ने धमकी दे दी बी को कि वो शूट कर देगा बी को। इफ, क्यों? इफ बी डज नॉट सेल हिज हाउस टू हिम 20,000। बताइए 20,000 का कोई घर होगा? यानी डरा धमका कर रहना, बी की कोई इच्छा नहीं, ए ने गन पॉइंट पे रख दिया। अब यार गन पॉइंट पे तो कोई भी, मान लो आपको गन पॉइंट पे रख दिया तो कोई भी आप एग्री कर जाओगे। बी एग्रीड। हेयर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू कोएर्जन। कोएर्जन आगे हम पढ़ेंगे होता है कि जब किसी को डरा धमका कर काम करवाया जाता है ना तो उसको कोएर्जन बोलते हैं। एंड हेंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, ये पढ़ेंगे वॉइडेबल क्या होता है धीरे धीरे करके, बस एग्जांपल समझ लेते हैं। यानी कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर ए ने धमकाया तो फ्री कंसेंट नहीं है, ए बी ने डर कर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फ्री कंसेंट यहाँ पर है नहीं। कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कॉम्पिटेंस का मतलब कैपेसिटी, यानी योग्यता होनी चाहिए कि कोई क्या नाम है उसका, कोई छोटी एज का नहीं होना चाहिए, कोई छोटी एज का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। सब पागल की डेफिनेशन है कि वो पागल नहीं होना चाहिए कम से कम। Parties must have the capacity to enter into a contract, otherwise the contract is not valid, otherwise the contract is not valid। Who is competent to contract? Who is competent to contract? हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए, 18 साल से छोटा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
पर्सन ऑफ साउंड माइंड यानी वो पागल नहीं होना चाहिए। पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कोई भी जो कानून है वो उसको डिस्क्वालीफाई ना करता हो। ओके, 18 साल का होना चाहिए, 18+, 18 या 18+। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, दिमाग से ठीक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कानून, मान लीजिए किसने गलत काम किया और कानून ने बोल दिया अभी उस पर केस चल रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने से, कुछ टाइम के लिए होता है ये। हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन नहीं कर सकता 18 साल से कम, लेस देन 18 नहीं कर सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो पागल है, अभी वो बीमारी चल रही है उसकी। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉ ने उसको मना किया हुआ है कि उसने किसी के साथ धोखाधड़ी करी तो 3-4 साल के लिए लॉ उसको मना कर देती है, कोर्ट जो है मना कर देती है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब जब हम एक सामान खरीदने के बदले में जो दूसरी सामान यानी आदान प्रदान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट लॉफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने गाड़ी खरीदी बदले में ड्रग्स दे दिया, बदले में हथियार दे दिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी लॉ उसको परमिट करता है। साहब लॉ हथियार हो गए, ड्रग्स हो गए, कोकीन हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ये सब नशीले पदार्थ जो हो गए, ये लॉ में अलाउड नहीं है, इनका ट्रांजेक्शन करना लॉ में अलाउड नहीं है, इनका ट्रांजेक्शन करना लॉ में अलाउड, इनका करना लॉ में अलाउड नहीं है दोस्तों। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी क्या नाम है उसका, आप कोई गलत काम कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए आपका कंसिडरेशन। हम पढ़ते हैं क्या, अब देखना, एन ए एग्रीज टू सेल नारकोटिक्स टू बी फॉर अ सम ऑफ 1 लाख। नारकोटिक्स यानी नशीला पदार्थ, नारकोटिक्स का मतलब नशीला पदार्थ, आप गलत काम कर रहे हो, नशीला पदार्थ समाज एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा समाज जो एक्सेप्ट नहीं करता। दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड बिकॉज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। नारकोटिक दे दिया आपने, ड्रग्स दे दिया आपने, हथियार दे दिए, ये सब अलाउड नहीं है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी लोगों की नजर में वो गलत काम है। ट्रेडिंग विद एनिमी यानी दुश्मन के साथ व्यापार करना अलाउड नहीं है हमारे समाज में। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की मैरिज को रोकना, किसी के व्यापार करने से रोकना, किसी को केस करने से रोकना, ये सब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है कंसिडरेशन। अब है लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी जो आप काम कर रहे हो, जिसमें डील कर रहे हो, वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कानून उसको मान्यता देता है। आप हथियार बेचने का, ड्रग्स बेचने का, ये सब काम कर रहे हो जो गलत काम होते हैं, जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता जिसको, वो कर रहे हो तो वो आप वैसा अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट मीन पर्पस और डिजाइन यानी जो आपका जो जिस सामान में आप डील कर रहे हो, जो आप जिसका व्यापार कर रहे हो आप, द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, वो क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, लॉफुल होना चाहिए। ए एंड बी मेक एन एग्रीमेंट फॉर स्मगलिंग आउट सम गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री यानी मान लीजिए किसी देश में, मान लीजिए मैं अगर आपको बताऊं तो बांग्लादेश में एक मछली है, मुझे ये नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, वो उसको व्यापार करना अलाउड नहीं है, दुर्लभ है मान लीजिए, अब उसका व्यापार करते हो तो वो अलाउड नहीं है दोस्तों, वो अनलॉफुल है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि स्मगलिंग कर दें, इंडिया से बाहर स्मगलिंग कर दें तो स्मगलिंग भी अलाउड नहीं है। दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट जो है हमारा अनलॉफुल है मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल, एक्स एग्रीज टू लेट हिज फ्लैट टू वाई फॉर एन गैम्बलिंग यानी आप अपने फ्लैट को किराए पर दे दिया जुआ खेलने के लिए, तो जुआ खेलना भी अलाउड नहीं है भारत के कानून में। ओके, तो आप नहीं कर सकते ये चीजें। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एन एग्रीमेंट शुड नॉट बी वन विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। मतलब कई कई चीजों को हमारे कानून ने साफ तौर पे बोल दिया कि ये करना अलाउड ही नहीं है, अगर फिर भी आप वो करते हो तो भाई वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार करने से रोकना अलाउड नहीं है, शादी करने से रोकना अलाउड नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि आप माइनर की रुकवा रहे हैं तो वो तो अच्छा काम है, वो तो समाज के लिए अच्छा काम है, लेकिन आप जो मेजर हो चुका है उसकी आप शादी रुकवा रहे हो किसी अपनी पर्सनल खुंदक से, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। लीगल प्रोसीडिंग, किसी को लीगल जो लीगल एक्टिविटीज होती है वो करने से रोक रहे हैं आप, तो ये सब एक्सप्रेसली कानून ने मना किया है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप यानी हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना वो लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं कानूनी तौर पर मान्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि जो घरेलू होते हैं ना, जो घरेलू मतलब कि पति पत्नी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे इतने गहने लेकर देना,
या एक वाइफ ने अपनी एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि आज मैं डिनर लेकर जाऊंगा, वो डिनर नहीं ले गया तो केस नहीं कर सकती है। कानून बोलता है डोमेस्टिक के जो रिलेशन जो एग्रीमेंट होते हैं, जो डोमेस्टिक के जो वादे होते हैं, ये अलाउड नहीं है सब कॉन्ट्रैक्ट में। कि क्या नाम है उसका, मान लीजिए एक फादर ने अपने सन से ये वादा किया कि अगर तू पास हो गया तो मैं तुझे BMW ला के दूंगा या तुझे बाइक ला के दूंगा। यदि सन अच्छे नंबर से पास हो जाता है और फिर भी अगर फादर नहीं देता दोस्तों, तो सन नहीं कर सकता। ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो सरकार ने साफ मना किया हुआ है यार। ऐसे तो फादर क्या नाम कितने फादर वादा कर देते हैं और नहीं निभाते, तो ऐसे थोड़ी सारे कोर्ट में इतना टाइम नहीं है। कोर्ट के पास इतने सारे ऑलरेडी केस जो है वो पेंडिंग है, तो सरकार के पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों मेरे कि सरकार यही चीजें करती रह जाए। ये मुद्दा है। पार्टीज मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएटिंग द लीगल रिलेशनशिप। उनका जो मुद्दा है, उनके बीच जो एग्रीमेंट है, जो वादा है, जो वो जिस चीज में डील करना चाह रहे हैं, वो उनका लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। एन एग्रीमेंट ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक और सोशल नेचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हम डोमेस्टिक कर रहे हैं या सोशल नेचर कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा। A invite to friend B his birthday party. B accept the offer but he fails to turn up the party. B, this agreement creates social and personal relationship of A and B. It cannot be enforced in the court. Thus A has no legal remedy against the B. मान लीजिए दो दोस्त थे ए और बी। ए का बर्थडे था, ए ने अपने बर्थडे में बर्थडे पार्टी में बी को बुलाया, बी नहीं आया, तो ए उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। अरे बर्थडे में नहीं आया, नहीं आया। एक तो यार ऐसे केस होने लगे हैं तो कोर्टों में तो कितने केस पेंडिंग हो जाए। A borrows sum of 500 from his friend B for 3 months. B gets legal right to sue upon A if he fails to return the money. If he, because the agreement create legal relationship which can be enforced the court. अगर उन्होंने वादा किया आपस में, मान लीजिए मैंने किसी को फोन पे कर दिया 500 रुपए, तो ये होगा क्योंकि फोन पे मेरे पास एक कानूनी दस्तावेज है। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। In this case, a husband just makes a promise to pay his wife monthly allowance of $30, 30 यूरो। मान लीजिए 30 यूरो का वादा किया कि हर महीने 30 यूरो देगा अपनी वाइफ को, हस्बैंड ने वादा कर दिया। लेटर ऑन दे सेपरेटेड, दोनों अलग हो गए। हस्बैंड फेल्ड टू पे स्टिपुलेटेड अमाउंट टू हिज वाइफ। सी फील्ड सूट फॉर दैट अलाउंस बट इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट दैट such arrangement are not contract or not result in contract because parties do not intend create legal relationship and finally the court was dismissed। यानी हस्बैंड वाइफ आपस में वादा कर दें कि मैं गहने लेकर आऊंगा वाइफ के लिए, नहीं लाया तो वाइफ शूट नहीं कर सकती है। ऐसे तो कितने रिश्ते वादे होते रहते हैं। तो ये था वल्फर वर्सेस वल्फर का केस। अब हम आगे जो पढ़ना चाह रहे हैं, अब हम आगे करते हैं अपना स्टार्ट। छोटा सा टॉपिक रह गया, ये फिनिश हो जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी जिस चीज में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो सर्टेन होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि वो क्या है। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं है और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या चीज आप खरीद रहे हो, क्या चीज की आप पेमेंट करोगे, सारी चीजें ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि ये वो। अब देखना क्या मतलब है इसका। एग्रीमेंट मेड बाय पार्टीज मस्ट बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। ए ऑफ डीलर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मान लीजिए एक तेल बेचने का व्यापारी है, वो केरोसिन का भी तेल बेचता है अपनी दुकान पर, कोकोनट ऑयल भी बेचता है, और मान लीजिए दो चार और तरह के तेलों का व्यापारी है वो। टी मिक्स एन एग्रीमेंट विद हिम फॉर बाइंग 10 लीटर ऑफ ऑयल। बी ने क्या बोला कि मुझे 10 लीटर ऑयल दे दीजिए। कौन सा ऑयल? केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल मेरे दोस्तों? बोल दिया कि 10 लीटर ऑयल दे दीजिए। तो यहां पर सर्टेन नहीं है कि उस बंदे को क्या चाहिए, बी को चाहिए क्या, ये सर्टेन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मीनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट इज अनसर्टेन एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। मान लीजिए बहुत सारे सामान का व्यापारी है, वो मस्टर्ड ऑयल भी बेचता है, केरोसिन ऑयल भी बेचता है, कोकोनट ऑयल भी बोलता है। बी ने बोल दिया कि मुझे भाई ऑयल दे दो 10 लीटर। अबे कौन सा ऑयल? केरोसिन चाहिए। बाद में जाके घर जाके बोल देगा, झगड़ा करने लग जाएगा, नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और मान लीजिए यहीं पर ही अगर केवल एक ही तेल का व्यापारी होता, तब तो कोई डाउट ही नहीं रहता। वो सिंपल सा बोलता तेल दे दीजिए, तो उसको पता है कि वो एक ही तेल का व्यापारी है। ये है दोस्तों। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, यानी जो आप जो चाह रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि बोल दो कि चांद तारे तोड़कर लेकर आ जाऊंगा, बारिश करवा दूंगा, बिजली गिरवा दूंगा। ये सब पॉसिबल नहीं है। गाड़ी बेच सकता हूँ, मेरी गाड़ी है, बेच सकता हूँ। ऐसे नहीं कि चांद तारे तोड़कर लाऊंगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो पॉसिबल होना चाहिए। An agreement to do an act is itself is void if the act was possible at the time of making the contract but they become impossible subsequently, it is supervening impossibility। मतलब मान लीजिए
कि आपने ऐसा ना हो भगवान की दुआ से, लेकिन एग्जांपल की समझाता हूँ। ए और बी, ए की शादी होनी थी बी से, मान लीजिए बी की डेथ हो गई शादी होने से पहले ही, तो अब तो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वैलिड नहीं होगा वो। मान लीजिए आपने बोला कि ए और बी, जो मैंने एग्जांपल लिया था, ए बेचना चाह रहा था गाड़ी 2 लाख रुपए में बी को। मान लीजिए जब कॉन्ट्रैक्ट 8 अक्टूबर को 2020 को था मान लीजिए, और 6 अक्टूबर को एक ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खत्म। तो अब बी तो खरीद ही नहीं पाएगा जब गाड़ी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिस चीज को खरीदनी है वो चीज ही नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो वही कह रहा कि पॉसिबल होना चाहिए वो। मान लीजिए आपने कोई घोड़ा खरीदना चाहा, कोई सामान खरीदना चाहा, वो अब दोस्तों सामान है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी करोगे? तो पॉसिबल भी होना चाहिए। चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, पॉसिबल नहीं है। आपने गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, गाड़ी जलकर खत्म हो गई, गाड़ी बची नहीं है। आपने कोई घड़ी घोड़ा खरीदना चाहा, वो घोड़ा मर गया। आपने कोई गाय खरीदनी चाहिए, वो गाय मर गई। तो पॉसिबल ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो चीज ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। ए एग्रीमेंट टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक इज वॉइड, यानी वो खजाना जादू से ला देगा, ये असंभव चीजें हैं। एक्स प्रॉमिस टू मेक जेड वाइफ अलाइव ऑन पेमेंट ऑफ 5 लाख, 5 लाख देगा जेड, तो एक्स जो है वो वाइफ, जेड की वाइफ को जीवित कर देगा। ये असंभव कार्य है, तो ये असंभव कार्य है। लीगल फॉर्मेलिटीज सच एज इन राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा मस्ट बी कंप्लीट, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। यानी आपका लीगल में मतलब लीगल पेपर पर होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है ना। आपने रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस है वो पूरी करानी होगी आपको। ठीक है दोस्तों, यही था दोस्तों आज का टॉपिक। आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और सीएमए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स और बिजनेस की क्लासेस भी चल रही है, आप उनको देखते जाइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मोटिवेटिंग मी। सबसे पहले पढ़ा था 1 सितंबर 1872 को हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है हमारा। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या था कि ये क्या नाम उसका, ए ने बी को ऑफर दिया तो वो ऑफर बना, और बी ने जब उसको एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस बना, जिसको हम प्रॉमिस भी बोलते हैं। जो ऑफर देता है उसको हम ऑफरर बोलते हैं या प्रोमिसर बोलते हैं। जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी या ऑफरी कहते हैं। अगर इस एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस जो, इसमें अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व, वो एग्रीमेंट कहते हैं। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून उसको मान्यता देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी अभी। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी एक्सेप्टेंस में अगर कंसिडरेशन इंक्लूड है तो वो मेरा एग्रीमेंट कहलाता है। उसके बाद फ्री कंसेंट मैंने बताया था। फ्री कंसेंट मतलब कि दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फ्री इच्छा होनी चाहिए, फ्री सहमति होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज का मतलब मैंने आपको बताया था कि योग्य, मतलब योग्य होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, वो मेजर होना चाहिए, 18 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और कोई भी लॉ ने यानी उस पर कोई केस वेस ना चल रहा हो, यानी लॉ ने उसको मना ना किया हो काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन यानी आप जो आपस में लेन देन कर रहे हैं ना, एक दूसरे का अदला बदली कर रहे हैं, तो लॉफुल होना चाहिए, यानी कोई ड्रग्स हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, कोई गलत चीज आप उसको प्रोवाइड ना कर रहे हो। आप जिस चीज में डील कर रहे हो, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हो, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, और कानून ने उसको नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एट वॉइड ना किया हो। जैसे आप किसी को व्यापार करने से रोक रहे हो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ये हो गए दोस्तों। आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, आपका है ना। राइटिंग में आपको अपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए राइटिंग में। ऐसे नहीं कि जो डोमेस्टिक नेचर के जो होते हैं उनको हम कभी भी लीगल रिलेशनशिप नहीं मानते, और उन पर कोई केस एप्लीकेबल नहीं है। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर केसेस में क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 30 यूरो दूंगा हर महीने, लेकिन बाद में वो जो हस्बैंड है वो डिने कर देता है, मना करता है देने के लिए, तो वाइफ नहीं कर सकती है। मान लीजिए अगर दोनों का तलाक हो जाता है और कोर्ट बोलता है कि हर महीने इतना अलाउंस देना है, तब तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लॉ ने बोल चुका है। लेकिन डोमेस्टिक के नेचर है कि हस्बैंड ने पर्सनली खुद वादा कर दिया और बाद में इग्नोर कर दे रहा है, तो नहीं कर सकता वो। फादर ने सन से वादा किया कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो मैं आपको बाइक ला के दूंगा, नहीं दिया तो सन केस नहीं कर सकता। डोमेस्टिक नेचर के जितने भी केसेस होंगे, जितने भी एग्जांपल्स होंगे, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होगा डोमेस्टिक नेचर की। उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, कागज में आपस में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी आप क्या खरीदना चाहते हो, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी पता होना चाहिए, कोई उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको दोस्तों।
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी आप जिस चीज में डील कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप किसी शादी का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन किसी की डेथ हो गई, लड़की की या दूल्हे की या दुल्हन की, तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, तो गाड़ी अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी गाड़ी जल गई मान लो पूरी तरीके से, तो अब तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे, पॉसिबल ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट करना। लीगल फॉर्मेलिटी जैसे कि राइटिंग वाइटिंग के जो पेपर होते हैं, राइटिंग में आपने कोई लीगल आप कोई फॉर्म बनाया राइटिंग में, तो वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लेक्चर हम ही फिनिश करते हैं दोस्तों। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर को देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में करिए, और भी किसी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय यार।